Hello dear student, myself Mahinder Devda. You are watching सुनीता बाल निकेतन सीनियर सेकेंडरी स्कूल मगरा पुंगला। आज हम बात करने वाले हैं 8th क्लास का चैप्टर नंबर 1 का जो पार्ट 3 है उसकी बात करने वाले हैं, जिसमें हम अध्याय फर्स्ट पढ़ रहे हैं। कौन सा? फसल उत्पादन एवं प्रबंधन के फसल किस प्रकार, फसल का जो उत्पादन होता है वो किस प्रकार होता है और उसका जो प्रबंधन होता है वो किस प्रकार होते हैं। उसमें काफी चीजें हमने पढ़ ली है, जिसमें हम यहाँ से यहाँ तक पढ़ रहे थे मिट्टी तैयार करना, बुआई करना, जिसमें मिट्टी तैयार करना भी हमने पढ़ लिया था। जिसमें हमने क्या पढ़ा था? कृषि पद्धतियां पढ़ ली, कल्टी वाला पढ़ लिया, जुताई हल पढ़ लिया, हल सेप्ट वाला ये वाला पढ़ लिया था। यानी कि ये जो हल सेप्ट क्या होता है, बैलों के साथ किस प्रकार अटैच होता है, इन सबको हमने पढ़ लिया था। ठीक है, अब इसके आगे आपका जो कुदाली है वो भी पढ़ लिया था। कल्टीवेटर शुरू करना था। कौन सा करना था? कल्टीवेटर। देखो कल्टीवेटर है ये आपका है एक मतलब वाहन चालित जो वाहन होते हैं उसके पीछे जोत कर काम करने वाला होता है, वो होता है कल्टी। और जो ऊपर वाले हमने पढ़ा था, हल पढ़ा था, कुदाली पढ़ा था, वो था वो आपके पशुओं द्वारा, यानी कि बैलों द्वारा, गाय बैल हो गए, सॉरी बैल, ऊंट, जो घोड़े होते हैं उनके पीछे जोत कर काम में आते थे। लेकिन जो ये कल्टीवेटर होता है ये आपके ट्रैक्टर के पीछे चलने वाला होता है। ये आपका क्या है? ट्रैक्टर। आप सभी ने देखा है। अब इस ट्रैक्टर के पीछे क्या लगे होते हैं? 8 या 9 की संख्या में हल होते हैं। ये देखो एक के थोड़े पीछे एक आगे लगा है, उसके थोड़े पीछे एक और हल लगा है, एक आगे लगा है, इसके थोड़े जस्ट साइड में और लगा पीछे हल। ऐसे करके कम से कम 8-9 हल लगे होते हैं। क्या होते हैं? 8-9 हल लगे होते हैं। यानी कि अब देखो जो कल्टी और ट्रैक्टर आने के बाद आदमियों में जो काम करने की जो होती है वो मतलब जो जैसे पहले बैल से होते थे तो सारा दिन काम करना पड़ता था, लेकिन अब जब कल्टी और ट्रैक्टर आ गए तो ये आपके जो काम 2 दिन लगते थे वो काम 1 घंटे के अंदर ट्रैक्टर कल्टी द्वारा संपन्न कर दिया जाता है। अब देखो कल्टी में पढ़ना क्या है। आजकल जुताई ट्रैक्टर द्वारा संचालित कल्टीवेटर से की जाती है। यानी कि जो अब है भाई, देखो मैंने आज तक है ना मेरे लाइफ में एक जगह सिर्फ बैल से हल जोतते हुए देखा है। सिर्फ एक ही बार देखा है मैंने बैल से हल जोता हुआ, और उसके बाद मैंने कभी नहीं देखा है। लेकिन जो अब है वो किससे द्वारा होता है? कल्टी। यानी कि मेरे खुद के द्वारा भी, मैं खुद है वो भी कल्टीवेटर के उपयोग करके मेरे खेत की जुताई करता हूँ। यानी कि मैं जब मेरे घर जाता हूँ तो इसी ट्रैक्टर, ऐसा ट्रैक्टर है और उसके साथ पीछे हल जोत के हम अपने क्या करते हैं? खेत की जुताई करते हैं। क्योंकि हम क्या हैं? किसान के बच्चे हैं। यानी कि मैं भी एक किसान का बेटा हूं, तो काम जाता हूं तो कल्टीवेटर का काम उपयोग लेता हूं। और वो कल्टीवेटर का उपयोग लेने से क्या होता है? श्रम तथा समय, यानी कि आदमी तथा समय दोनों की क्या होती है? बचत होती है। अगर वही पहले कल्टी के अलावा अगर हल करते तो 5 दिन में हल जोतता था, वही अब 2 या 3 घंटे में इस कल्टी और ट्रैक्टर के द्वारा काम होते। यानी कि आदमियों की भी बचत हो गई और किसकी हो गई? हमारे पास समय की भी बचत हो गई। यानी कि कम समय में, कम आदमियों में हम कल्टी द्वारा क्या होता है? खेत को जोत सकते हैं। अब देखो कल्टी हो गई, यानी कि खेत की जो जुताई हो गई। अब आती है बुआई। क्या आती है? ऊपर वाला चलो देखो, मिट्टी तैयार करना हो गया ना आपका नंबर 1 वाला। अब आएगा आपका बुआई वाला। क्या आएगा? नंबर 2 बुआई करना। क्या भाई, जब आपका खेत जोत दिया, खेत में थोड़ा मतलब अगर कठोर खेत था तो उसमें क्या पानी डालकर उसमें क्या कर दिया? गिला करके खेत की क्या कर दी? कल्टीवेटर कर दिया। अब वो कल्टीवेटर किसके? हल के द्वारा वगैरह जो भी है कर दिया। अब आता है बुआई। फसल उत्पादन का सबसे महत्वपूर्ण चरण है। क्या है? बुआई होता है वो फसल का महत्वपूर्ण चरण। अब आपको समझना है कि बुआई क्या होती है। बुआई का अर्थ होता है बीज को जमीन के अंदर रोपना। क्या होता है? बीज का जमीन के अंदर रोपना ही क्या कहलाता है? बुआई कहलाता है। या इसको बीज को जमीन के अंदर बोने की जो प्रक्रिया होती है वो क्या कहलाती है? बुआई कहलाती है। ठीक है, बोने से पहले अच्छी गुणवत्ता वाले साफ एवं स्वस्थ बीजों का चयन किया जाता है। यानी कि जब आप बुआई करते हो तो आप उनके पहले क्या करते हो? बीज का चयन करते हो कि भाई बीज कैसा होना चाहिए, उच्च क्वालिटी का होना चाहिए। आजकल जो बीज आते हैं वो क्या आते हैं? हाइब्रिड बीज आते हैं। क्या आते हैं? हाइब्रिड, यानी कि संकरण वाले बीज आते हैं, संकरित वाले। ठीक है, जिसमें क्या होते हैं? उच्च मतलब कम लागत में अच्छी फसल का पैदावार होना। यानी कि एक बीज है उसमें ऐसी गुणवत्ता होती, कम से कम 3-4 बीजों की गुणवत्ता होती है, जिसके कारण क्या होता है? फसल का जो उत्पादन होता है वो बहुत अच्छा होता है और पैदावार ज्यादा होता है। तो किसान को क्या होता है?
मुनाफा होता है, और किसान को जब मुनाफा होता है तो पूरे भारत की अर्थव्यवस्था क्या होती है, बहुत अच्छी चलती है। ठीक है ना। अब आगे चलते हैं। किसान अधिक उपज देने वाले बीजों को प्राथमिकता देता है। किसको प्राथमिकता देता है? अधिक उपज देने वाले बीजों को प्राथमिकता देता है। अब देखो बीजों का चयन किस प्रकार करते हैं। एक बीजों का जो चयन होता है वो किस प्रकार करते हैं, पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। बीजों का चयन एक तो आकार के आधार पर करते हैं। किसके आधार पर? आकार, यानी कि बीज का आकार बड़ा होना चाहिए। अगर बीज का आकार बड़ा होगा तो वो क्या होगा, तो उसके जो फसल के जो बाद वापस जो अनाज प्राप्त होगा, उनके बीज प्राप्त होंगे, वो भी क्या होंगे, बड़े होंगे। उनकी जो गुणवत्ता होती है या जो खाने की जो स्वाद में अच्छा होना चाहिए, तो उनकी जो पैदावार होगी वो भी अच्छी होगी। वो जो बीज ले रहे हो वो बीज सिकुड़ा नहीं होना चाहिए, यानी कि खराब बीज नहीं होना चाहिए। अगर खराब बीज बोओगे तो कमजोर पौधा प्राप्त होगा, और कमजोर पौधा होगा तो उसके बीज भी वापस कैसे लगेंगे, कमजोर लगेंगे। यानी कि आपको सबसे पहले बीज के लिए गुणवत्ता चयन करनी चाहिए। ठीक है। अब देखो जो पहले की दिमाग, एक दिन मैंने अपनी माँ को देखा कि माँ चने के कुछ बीजों को बर्तन में रख कर इसमें से कुछ पानी डाल रही है। क्या डाल रही है? पानी डाल रही है। ठीक है। कुछ मिनट पश्चात बीज पानी के ऊपर तैरने लगे। मुझे आश्चर्य हुआ कि कुछ बीज पानी के ऊपर क्यों तैरने लगे। अब देखो आप घर पे जाना, ये छोटा सा प्रयोग आप गेहूं पे भी कर सकते हो। आपके घर में जो भी चावल वगैरह जो धान है ना, उस पर भी कर सकते हो। जैसे माना कि आपके पास घर पे गेहूं है, अब उस गेहूं को एक कटोरी में पानी ले लो, एक मुट्ठी गेहूं उसके अंदर डाल दो। जब जैसे ही एक मुट्ठी उसके अंदर गेहूं डालोगे तो कुछ बीज क्या होंगे, गेहूं के बीज होंगे, वो ऊपर पानी के ऊपर तैरते रहेंगे। क्या करेंगे? तैरते रहेंगे। अब उन तैरते वाले बीजों को हम अलग कर देंगे और नीचे वाले बीज को अलग करेंगे। अब आप परीक्षण करोगे या टेस्ट करोगे, देखोगे दोनों बीजों को हथेली पे लेकर देखोगे, एक साइड ऊपर वाले, एक साइड में नीचे पैंदे वाले। जब दोनों को देखोगे तो एक बीज आपको बहुत हल्का सिकुड़ा हुआ सा दिखाई देगा, कौन सा? जो ऊपर तैर रहा था। और जो नीचे जो पेंदे के अंदर बैठ गया था बीज, वो क्या होता था? आपका बहुत बड़ा बीज है, परिपक्व बीज है, मैच्योर बीज है, जिसमें सारी गुणवत्ता मौजूद होती थी। ये होता है आपके बीजों का चयन, के भाई आप ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है। अब देखो क्रियाकलाप 1.1, एक बीकर लेकर, अब क्या करना, एक बीकर लेकर इसे आधा पानी से भरिए, इसमें एक मुट्ठी गेहूं के दाने को डालिए, भली भांति हिलाइए, कुछ समय प्रतीक्षा कीजिए। अरे यही प्रैक्टिकल जो मैंने आपको बता दिया है, इसको वापस हम दोहराने की बात नहीं करेंगे। ठीक है। वही वाला परीक्षण है जो अभी मैंने आपको गेहूं वाला कटोरी वाला बताया। क्या कुछ बीज जल के ऊपर तैरने लगते हैं? क्वेश्चन बना। यस सर, हमारे जो कुछ बीज है जो गेहूं के ऊपर तैरने लगे, और उन तैरने वाले बीजों को हमने अलग करके देख लिया, क्योंकि वो बीज कैसे थे, हल्के थे, वजन में सिकुड़े हुए थे, उनकी जो गुणवत्ता थी वो निम्न श्रेणी की थी। ठीक है। अब आगे चलो। जो बीज पानी में बैठ जाते हैं वे हल्के हैं या भारी हैं? अब देखो, जो बीज पानी के अंदर बैठ जाते हैं वो क्या होते हैं, हल्के हैं या भारी? तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा, भारी है। क्या है? क्वेश्चन बन रहा है कि जो बीज पानी के अंदर बैठ जाते हैं वो कैसे, हल्के होते हैं या भारी? तो आपका उत्तर क्या होगा, जो भारी चीज होगी वो क्या होगी, पेंदे में बैठ जाती जो। ठीक है। और इसके बाद आता है क्षतिग्रस्त बीज खोखले हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? जो क्षतिग्रस्त बीज है या कमजोर बीज है वो क्या हो जाते हैं, खोखले हो जाते हैं, और इस कारण वो हल्के होते हैं। क्या होते हैं? हल्के होते हैं, और ये जल के सतह पर तैरने लगते हैं। क्या करने लगते हैं? जल की सतह पर तैरने लगते हैं, जो हमने प्रैक्टिकल में बात की थी अभी, जो मैं आपको गेहूं वाला उदाहरण देके। अच्छे और स्वस्थ बीजों की क्षतिग्रस्त बीजों से अलग करने की ये जो एक विधि है, कैसी है, अच्छी विधि है। यानी कि आपके घर पे बीज है, उसमें से अच्छे बीजों को कमजोर बीजों से अलग किस प्रकार पता करना है, उसके लिए ये एक सबसे उपयुक्त विधि है। क्या है? सबसे उपयुक्त विधि है, जिसमें क्या होता है, जो कमजोर बीज होते हैं वो ऊपर आ जाते हैं, उसको अलग कर देते हैं, और नीचे जो पेंदे में बैठ जाते हैं वो भारी बीज क्या हो जाते हैं, उसको अलग कर देते हैं। इस प्रकार आप अपने जब भारी बीजों को या जो नीचे पेंदे वाले बीजों को खेत में बोओगे तो आपकी जो पैदावार होगी गेहूं की वो क्या होगी, अच्छी गुणवत्ता वाली होगी, क्योंकि जो बीज थे वो भारी थे, आकार में बड़े थे, तो ये उसके जैसे ही पादप होंगे। यानी कि आपकी हमारी एक कहावत होती है, जैसा रूख जैसा छोड़ा जैसा रूख, यानी कि रूख जड़ा छोड़ा, यानी कि जैसा बीज होगा वैसा क्या होगा, आपका फसल का उत्पादन होगा। अगर कमजोर बीज जमीन के अंदर चला गया तो पादप कमजोर होगा, और कमजोर पादप होगा तो उस पर लगने वाले फल बीज जो होंगे वो क्या होंगे, कमजोर होंगे। ठीक है। अब देखो, बुआई से पहले बीज बोने के औजारों के बारे में भी जानना आवश्यक है। अरे भाई, बीज का चयन कर लिया, अब बीज बोने से पहले हमें औजार भी काम में लेने हैं, क्योंकि बिना औजार के तो हम बीज को रोप नहीं सकते। उसके लिए भी कल्टीवेटर पे ऊपर हल जो बीजनी होती है वो लगी होनी चाहिए, हल के ऊपर बीजनी लगी हुई होती है,
उसको भी पढ़ना। बीज को जमीन के अंदर डालने के लिए किसका काम लेते हैं? बीजनी का। किसका? बीजनी का। अब देखो सबसे पहले आता है परंपरागत औजार, यानी कि परंपरागत रूप से बीजों की बुआई में इस्तेमाल किए जाने वाले औजार कीप के आकार का होता है। क्या होता है? कीप के आकार का होता है। ये देखो, ये वाला कीप के आकार का, ऊपर वाला कैसा होता है? कीप, यानी कि कीमा होता कि नहीं होता भाई आपके, उसके आकार का होता है। और जिसको हम कहते हैं बीजनी कहते हैं। क्या कहते हैं? बीजनी। बीज को बीजने वाली बीजनी, ठीक है। बीजों को कीप के अंदर डालने पर ये दो या दो तीन नुकीली सिरे वाली निकलती हैं। अब देखो, ये अगर इस प्रकार का हल है तो यहाँ से एक नली निकली हुई है, ठीक है। अगर आपके पास क्या है? कल्टी है, तो कल्टी के यहाँ पे ऊपर एक क्या लगा होता है? त्रिकोणाकार कीप लगा होता है। और उसी कीप से जितने हल होते हैं उतनी क्या आती हैं? छोटी छोटी इन हल के पास नलियां आती है। जैसे ही बीज ऐसे ड्रॉप ड्रॉप करके एक एक बीज डालोगे या मुट्ठी भर के बीज डालोगे तो वो सभी हलों में समान रूप से वितरित होगा और जमीन के अंदर चला जाएगा, ठीक है। ये सिरे मिट्टी को भेदकर बीज को स्थापित करते हैं, यानी कि अब ये जो सिरे होते हैं, ये जो नीचे वाला सिरा, ये बीज को मिट्टी के अंदर रोपित कर देता है। और अब बीज के अंदर, बीज को सॉरी मिट्टी के अंदर रोपित कर देता है, उसके ऊपर मिट्टी आ जाती है, जिसके बाद वो क्या होता है? नम मिट्टी के संपर्क में आने के बाद क्या हो जाता है? अंकुरित। अब देखो ये कल्टी है आपके पास, ठीक है। अब इस कल्टी के ऊपर ये बीजनी लगी हुई होती है यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ से क्या होती है? छोटी छोटी नलिकाएं निकलेगी, प्रत्येक हल के पास आती है, ठीक है। अब प्रत्येक हल के पास आएगी तो बीज यहाँ पे डालोगे, यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे बीज डाल दोगे आप मुट्ठी भर भर के, तो ये सभी के पास समान रूप से आएगा। और ये कल्टी पीछे ट्रैक्टर के पीछे जुती हुई चलती है और हल के द्वारा यहाँ पे नीचे जमीन के अंदर खुलती है, तो बीज क्या होते हैं? इस जमीन के अंदर रोपित हो जाते हैं। अब देखो, इसमें काम आने वाली एक होती है सीड ड्रिल होती है। क्या होती है? सीडल, जिससे आप अपनी स्थानीय भाषा में, जो किसान के बेटे हैं या जो किसान के पुत्र है या जिन्होंने खेती कर रखी है या अपने परिचित के खेती करने वालों के पास जाते हैं, उनको सब पता है। इस चैप्टर में ऐसी कोई चीज नहीं है जिसको नहीं देखिए, लेकिन कुछ जो शहर में रहने वाले लोग होते हैं उनको इनके बारे में पता नहीं होता है। क्योंकि जो किसान के बेटे हैं या उनके फैमिली में कोई किसान है, उनके घर पे जाते हैं तो उन सब की चीजों, इन चीजों का उनसे मतलब वास्ता हो रखा होता है। तो अब सबसे पहले बात करते हैं सीड ड्रिल की। किसकी? सीड ड्रिल, यानी कि सीड का अर्थ होता है बीज और ड्रिल का आता है अंदर भेदना, यानी कि बीज को जमीन के अंदर भेदने वाली जो मशीन होती है वो कौन होती है? सीड ड्रिल होता है, ठीक है। आपके घर पे ड्रिल मशीन नहीं होती है जो, जिसमें कहीं पे आते हैं ना जब ड्रिल करना, यानी कि छेद करना, यानी कि अब सीड के द्वारा, यानी कि सीड का जो ड्रिल के द्वारा अंदर डालना ही क्या कहलाता है? मशीन को सीड ड्रिल कहते हैं, ठीक है। आजकल अब देखो इसमें क्या दे रखा, आजकल बुआई के लिए ट्रैक्टर द्वारा संचालित सीड ड्रिल का उपयोग होता है। इसके द्वारा बीजों में समान दूरी एवं गहराई बनी रहती है। ये सुनिश्चित करता है कि बुआई के बाद बीज मिट्टी द्वारा ढक जाए। इसमें बीजों का पक्षियों द्वारा खाए जाने से रोका जा सकता है, ठीक है। अब देखो, अब होता क्या है, ये जो सीड्रल होती है ट्रैक्टर के पीछे चलती है। अब ये मैंने बता दिया, हल्की नलिकाएं लगी होती है और बराबर क्या होता है? एन मतलब नीचे जस्ट पेंदे के नीचे वाला सिरा होता है, वहां पे खुलता है और ये मिट्टी को जब खोदता है तो बीज अंदर गिर जाता है। और जैसे ही आगे हल चलता है तो ये पीछे वाली मिट्टी इसके ऊपर आके गिर जाती है, यानी कि बीज को ऊपर मिट्टी आ जाती है, जिससे क्या होता है? पक्षी है वो बीज को ना खाए। क्योंकि अगर खुला रहेगा तो पक्षी है वो क्या करते हैं? बीज को उठा के लेके चले जाते हैं। अगर पक्षी बीज को उठा के लेके चले गए तो आपकी जमीन क्या रह जाएगी? खाली रह जाएगी। इसके लिए, इसके खाली जगह को रोकने के लिए या पक्षियों से बीज को बचाने के लिए हम किसको काम में लेते हैं? सीड ड्रिल का काम में लेते हैं। अब देखो, इससे बीजों को पक्षियों द्वारा खाए जाने से बचाया जा सकता है। सीड ड्रिल द्वारा बुआई करने से समय एवं श्रम दोनों की ही बचत होती है। किसकी बचत होती है? समय की भी बचत होती है और श्रम की, यानी कि आदमियों की भी बचत होती है। अब देखो, इस श्रीमान जी के दिमाग में क्वेश्चन आ गया, बुद्धू जी के, क्योंकि इन्होंने सर पे क्या रख दिया? हाथ रख दिया, यानी कि इसके क्या है? डाउट है, ठीक है। मेरे विद्यालय के समीप एक पौधशाला है। क्या है? पौधशाला, यानी कि नर्सरी है जहाँ पे पौधे उगाए जाते हैं, ठीक है। मैंने देखा कि पौधे छोटे छोटे थैलों में रखे हैं, वे इस प्रकार क्यों रखे गए हैं? अब देखो, छोटे छोटे थैलों में क्यों रखे हैं? क्योंकि छोटे छोटे थैलों के अंदर पौधे इसलिए रखे जाते हैं क्योंकि इसको किसी दूसरी जगह में रोपित करना होता है। क्या करना होता है? दूसरी जगह रोपित करना होता है। तो उसके अंदर जो, जिस थैली के अंदर रोपे होते हैं उसमें क्या डाली होती? मिट्टी होती है और पोषक तत्व तो डालते हैं बार बार, जिससे क्या पौधा अपना जीवित बना रहे और पानी डालते रहते हैं। और जब इसको किसी दूसरी जगह रोपित किया जाता है तो थैली को हटा के पौधे को रोप दिया जाता है, ठीक है। अब देखो, धान जैसे कुछ पौधों के बीजों को
पहले पौधशाला में उगाया जाता है। पौधा तैयार हो जाने पर इन्हें हाथों द्वारा खेत में रोपित कर देते हैं। कुछ वन्य पौधे एवं पुष्पी पौधे पौधशाला में उगाए जाते हैं। अब देखो ये जहाँ पे नर्सरी में ज्यादातर क्या होते हैं, जो 60 वर्ष होते हैं या जो बहुवर्षीय पादप होते हैं, जो महंगी लकड़ी वाले पादप होते हैं, उनको उगाया जाता है। और पुष्पीय पौधे और जो सजावटी पौधे होते हैं उनको नर्सरी में उगाया जाता है। और फल देने वाले जो जितने भी पादप होते हैं उनको नर्सरी में उगाया जाता है। यानी कि आपके घर पे जो पौधा लगाओगे, तो ऐसे तो है नहीं कि हर एक किसी का पौधा लगाओगे, आपके घर के सामने पौधा लगाना ही है तो आप वही ऐसे पौधे को लगाओ जिससे आपको कुछ फल मिले, छाया मिले अच्छी, तो अच्छी गुणवत्ता वाला पादप लगाओगे। यानी कि आपके घर के सामने आप नींबू का पादप लगाओगे तो आपके फायदा होगा कि नहीं होगा भाई, आपको क्या मिलेगा, नींबू की पैदावार। आपने अमरूद का पादप लगाया तो आपको क्या खाने को अमरूद मिलेंगे। आपने सेव का पौधा लगाया तो सेव मिलेगी, आम का पौधा लगाया तो आम मिलेगी। लेकिन कुछ ऐसे पौधे हैं जिससे कुछ नहीं, केवल छाया मिलती है। ऐसे पौधे को तो घर के आगे कोई नहीं लगाता भाई। क्यों नहीं लगाता? क्योंकि अरे भाई पौधा लगाया है तो कुछ और मतलब कुछ तो कुछ लाभ मिलना ही चाहिए। इसलिए हम क्या करते हैं, नर्सरी से अच्छे क्वालिटी वाले, अच्छी गुणवत्ता वाले, अच्छे फल देने वाले पौधों को लाते हैं। लेकिन छाया के लिए जो पौधे, आपके जो खेत है, खाली जगह पड़ी है, वहां पे जहाँ पे मतलब खूब सारी जगह है, तो वहां पे आप बिना फल वाले या छाया वाले पादप भी लगा सकते हो। ठीक है, अब आगे देखो, पौधों को अत्यधिक घने होने से रोकने के लिए बीजों के बीच उचित दूरी होना अत्यंत महत्वपूर्ण है। अब देखो क्या होते हैं, कुछ पादप होते हैं जिसको बहुत पास पास उगाया जाता है। जैसे गेहूं का पादप होता है, पास पास में होता तो चलता है। लेकिन जब कपास का पादप एक बीज, जैसे यानी कि ये कपास की खेती होती है, ये खेत है, ठीक है। अब इस कपास की खेती के लिए क्या करना है, कपास को ऐसे एक कतारें बनाई जाती है, पतली पतली बराबर दूरी की, थोड़ी दूर दूर में, यानी कि 1 मीटर का गैप होता है एक। ठीक है, ये जो गैप है कितना है, 1-1 मीटर का। तो अब एक पादप यहाँ उगा दिया तो दूसरा 1 मीटर की दूरी पर यहाँ 1-1 मीटर की दूरी पर उगाया जाता है, ऐसे करके। ठीक है, लेकिन जो गेहूं का है वो खेती होती है, वो क्या होती है, एक मतलब पूरा खेत में एक समान वितरित होता है, जिससे क्या होती है, इतनी दूरी नहीं होती है। लेकिन क्यों? क्योंकि गेहूं का पौधा छोटा होता है और कपास का पौधा क्या होता है, थोड़ा बड़ा होता है। तो उसको फैलने के लिए क्या चाहिए, थोड़ी जगह चाहिए, यानी कि अपने चारों ओर क्या चाहिए, जगह चाहिए। और जितना ज्यादा कपास का पौधा फैलेगा तो उतनी ज्यादा कपास की पैदावार होगी। अब देखो, इससे पौधे को सूर्य का प्रकाश, पोषक एवं जल प्राप्त मात्रा में प्राप्त होता है। अधिक घनेपन को रोकने के लिए कुछ पौधों को निकालकर हटा दिया जाता है। जब क्या होता है, बीज रोप दिया जाता है, कुछ पौधे मतलब ज्यादा उग जाते हैं, तो उसके लिए उसके पास वाले पौधे को, यानी कि जो अगर 2 पौधे हैं उसमें से जो थोड़ा सा कमजोर होगा वो पौधा क्या करेंगे, उससे पास से हटा देंगे। अब हटा देंगे तो वो एक पादप को अच्छी पैदावार मिलेगी, अच्छे खाद बीज मिलेंगे, अच्छी मतलब बराबर रूप से जल मिलेगा, ये सब होता रहता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं, खाद एवं उर्वरक मिलाना। क्या आता है, जब फसल रोप दी, अब क्या डालना है, खाद डालना है। खाद यानी कि जो जैविक खाद, एक तो गोबर वाला खाद होता है, एक होता है यूरिया, डीएपी, वो कैसा होता है, रासायनिक खाद होता है। अब ये जैविक खाद आपके पूछे कि अगर भाई जैविक खाद होता है वो किससे प्राप्त होता है, तो आपका उत्तर होगा ये पशुओं के अपशिष्ट द्वारा, यानी कि पशुओं का अपशिष्ट क्या होता है, गोबर होता है। ठीक है, अब उन गोबर से प्राप्त होता है। ठीक है, अब देखो, वे पदार्थ जिन्हें मिट्टी में पोषक स्तर बनाए रखने के लिए मिलाया जाता है उन्हें क्या कहते हैं, खाद या उर्वरक कहते हैं। जब हम पौधे रोपते हैं तो उसके ऊपर खाद डालते हैं, वो क्या करते हैं, मिट्टी के पोषक स्तर को बनाए रखते हैं। अगर पोषक स्तर को बनाए रखना है तो क्या डालना जरूरी है, खाद। और खाद में क्या डालते हो, एक तो पशुओं का गोबर, और या आप उर्वरक डालते हो। उर्वरक में क्या, यूरिया या डीएपी डालते हो, ज्यादातर क्या डालते हो, यूरिया और डीएपी। ठीक है, अभी श्रीमान जी के दिमाग में और क्वेश्चन आ गया, चलो इनका क्वेश्चन आता रहेगा, वही हमारे ही आएगा। मैंने एक खेत में उगने वाली स्वस्थ फसल पौधे को देखा, जबकि पास के खेत में पौधे कमजोर थे। कुछ पौधे अन्य पौधों की तुलना में ज्यादा अच्छी तरह से क्यों उगते हैं। अब देखो, इनके दिमाग में क्वेश्चन आ गया कि भाई 2 खेत है पास पास में, ये लो आपका एक खेत ये हो गया और एक खेत ये हो गया। ठीक है, और इसके बीच में ये क्या है, रास्ता है। तो यहाँ पे ये बूझो खड़ा है, तो यहाँ पे बूझो को थोड़ा डाउट लगा कि भाई इस खेत में जो फसल है बहुत शानदार है, यानी कि प्लस पॉजिटिव है, और इसमें इनको क्या देखी, फसलें कमजोर दिखी। ऐसा क्यों है? अब ऐसा भाई देखो, जमीन में ज्यादा फर्क है नहीं कि एक साइड इधर और एक साइड, ये तो है नहीं भाई इधर जमीन अलग है इस पर अलग है, या इधर पानी ज्यादा इधर कम, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा इसलिए है क्योंकि यहाँ पे इन खेत मालिक जो है ये है ए नंबर, ठीक है, और ये है कोई बी आदमी। ठीक है, और ए वाला थोड़ा
मतलब पैसे के मामले में या जो अपने खेती पे मामले में थोड़ा ज्यादा मतलब उत्सुक है, यानी कि अपने पैसे खर्च करने में थोड़ा इंटरेस्ट ज्यादा रखता है, और ये है थोड़ा कंजूस है। बी वाला कौन है? कंजूस है, क्योंकि ये अपने खेत में पैसे खर्च करना नहीं चाहता, और पैसे खर्च करने के लिए यूरिया डीएपी खाद खरीदने के लिए पैसे की जरूरत है, ये कंजूसाई करता है। अब कंजूसाई करेगा तो क्या होगा, इनकी फसलें कमजोर होगी और इसकी फसलें क्या होगी, ज्यादा पैदावार होगी। क्यों? क्योंकि इन्होंने कंजूस की, क्या नहीं डाला, खाद नहीं डाला, पोषक तत्व नहीं डाले, और इन्होंने पोषक डाला तो इनको क्या हो गया, ज्यादा पैदावार प्राप्त हुआ। यही चीज आपको आगे पढ़ने को मिले। मिट्टी फसल को खनिज पदार्थ प्रदान करती है, ये आप सभी को पता होना चाहिए। हमेशा जो खनिज होते हैं, कितने जो भी आपके कभी भी कहीं पर भी खनिज पदार्थ आते हैं, वो हमेशा हमें जमीन से या मिट्टी से प्राप्त होते हैं। ये बात आप ध्यान खोल के याद रख लेना, दिमाग में फिट कर लो कि भाई जो जितने भी खनिज होते हैं वो हमें कहां से प्राप्त होंगे, जमीन से प्राप्त होंगे। ये पोषक पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक हैं। कुछ क्षेत्रों में किसान खेत में एक के बाद दूसरी फसल उगाता रहता है, खेत कभी भी खाली नहीं छोड़े जाते हैं। कल्पना कीजिए पोषकों का क्या होता है, फसलों के लगातार उगने से मिट्टी में कुछ पोषकों की कमी हो जाती है। इस स्थिति को पूरा करने के लिए किसान खेत में क्या डालते हैं, खाद डालते हैं, और ये प्रक्रम खाद देना कहलाता है। क्या कहलाता है? खाद देना कहलाता है। यानी कि फसलों को लगातार उगाने से, यानी कि जब एक ही जगह लगातार हम खेती कर रहे हैं तो मिट्टी में क्या होगी, पोषक तत्वों की कमी होगी। अगर पोषक तत्वों की कमी हो गई तो अब दूसरी फसल उगाएंगे तो क्या होगी, वो कमजोर होगी, क्योंकि उनको प्रॉपर मात्रा में, बराबर मात्रा में क्या नहीं मिल पा रही है, पोषक तत्व नहीं मिल पा रहे। अगर जब पोषक तत्व नहीं मिलेंगे तो वो क्या होंगे, पौधे कमजोर होंगे, मुरझा जाएंगे, या उनकी कम मतलब वीकनेस नजर आएगी हमारे को। तो इस वीकनेस या कमजोरी को पूरा करने के लिए हम क्या डालते हैं, उसके अंदर खाद डालते हैं, यूरिया डालते हैं, डीएपी डालते हैं, जिससे कि क्या मिट्टी की उपजाऊपन वापस बना रहे। ठीक है। और अब जब मिट्टी को उपजाऊ बनाने के लिए जो हम ऊपर से जो रासायनिक यूरिया डीएपी डालते हैं या जो खाद डालते हैं, इस प्रक्रम को हम क्या कहते हैं, खाद देना कहते हैं। अपर्याप्त खाद देने पर पौधे भी कमजोर हो जाते हैं, यानी कि हमेशा याद रखना पर्याप्त मात्रा में ही खाद देना। ऐसे नहीं कि भाई आपके खेत के अंदर यूरिया 1 बीघे के अंदर मतलब 1 किलो डालना होता है, वहां पे आपने 5 केजी डाल दिया तो भी आपके फसल को नुकसान है, ज्यादा भी नुकसान है और कम भी नुकसान है। यानी कि कोई भी चीज अति हमेशा क्या होती है, नुकसानदायक होती है। अगर आप उसको मतलब बराबर रूप में या जो जितना लिमिट होती है उसके रूप में काम लेते हो तो लाभदायक है, और लिमिट से ऊपर जाते ही आपके क्या हो जाती है, कोई चीज आपके लिए कमजोर साबित हो जाते हैं। ठीक है। अब आगे चलो। अब देखो, खाद एक कार्बनिक जैव पदार्थ है। क्या है? खाद एक कार्बनिक जैव या जैविक पदार्थ है जो पौधों या जंतुओं के अपशिष्ट से प्राप्त होता है। अब आपके पूछता है, मैंने आपको क्वेश्चन डाला कि खाद किसे कहते हैं, तो आपका क्या होता होगा, खाद एक जैव कार्बनिक पदार्थ है जो पौधे या जंतुओं के अपशिष्ट से प्राप्त होता है। यानी कि जंतुओं का अपशिष्ट क्या होता है, अरे भाई जंतुओं का अपशिष्ट क्या होता है, यूरिन होता है, उनका गोबर होता है, ये क्या होता है, अपशिष्ट होता है। जब गाय भैंस आपके घर पे है, जो वो चारा खाती है, तो चारा खाने के बाद जो पीछे मतलब जुगाली करके मतलब या कुछ पीछे छोड़ देती है घास फूस, तो वो भी आपका क्या है, अपशिष्ट है। ठीक है। अब उस अपशिष्ट को गोबर के साथ मिला के खेत में डालते हैं तो आपके जो खेत होते हैं वो क्या होते हैं, अधिक उपजाऊ होते हैं। किसान पादप एवं जंतु अपशिष्टों को एक गड्ढे में डालते जाते हैं। क्या करते हैं, किसान पादप एवं जंतु अपशिष्टों को एक गड्ढे में डालते जाते हैं। यानी कि जब उनका अपशिष्ट मतलब पशुओं का जो चारा बचा है, गोबर है, यूरिन है, वो एक गड्ढे के अंदर एकत्रित करते हैं और उसको क्या करते हैं, सड़ाते हैं। क्या करते हैं, गड्ढे के अंदर डाल के उसके अंदर पानी डालते हैं। पानी डालेंगे तो वो क्या होता जाएगा, सड़ता जाएगा। 1-2 महीने बाद ज्यादा सड़ जाएगा तो उसको क्या करेंगे, गड्ढे से बाहर निकाल कर थोड़ा सुखा के खेत में डाल दिया जाता है। और जब खेत में डाल दिया जाता है तो वो जैविक खाद में बदल जाता है, और खेत में जाने के बाद वो जो फसलों को प्राप्त हो जाता है तो फसल का जो पैदावार होता है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तथा इसका अपघटन होने के लिए खुले में छोड़ देते हैं। अपघटन कुछ सूक्ष्म जीवों द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, सूक्ष्म जीवों द्वारा। अब भाई जब इस गड्ढे को अंदर खाद डाल दिया या गोबर डाल दिया तो अब वो खाद बनता है, तो उसमें क्या होता है, छोटे छोटे गोबर के अंदर क्या पड़ जाते हैं, छोटे छोटे कीड़े पड़ जाते हैं, जो क्या कहते हैं, जैव अपघटक होते हैं। क्या होते हैं, जैव अपघटन होते हैं। जो सूक्ष्म जीव होते हैं उस गोबर को क्या करते हैं, सड़ाते हैं। क्या करते हैं, गोबर को ज्यादा सड़ाते हैं
और जब ज्यादा सड़ेंगे तो उसमें क्या निकलेंगे, कार्बनिक पदार्थ निकलेंगे। क्या बनेंगे, कार्बनिक पदार्थ। और वही कार्बनिक पदार्थ जब हमारे खेत में जाता है तो मिट्टी के साथ घुल जाता है, और मिट्टी के साथ घुल जाता है तो जब बारिश का पानी मिट्टी के अंदर आता है तो जल आता है, तो जल के साथ घुल जाता है, मिट्टी से जल में आ जाता है और जल के अंदर घुलता है तो जड़ों द्वारा जो वो पोषक तत्व है, जो कार्बनिक पदार्थ है, वो जल का अवशोषण करके पेड़ के विभिन्न भागों तक पहुंचा, जो तन्ने शाखाएं होती है ना उसके पास से पहुंच जाता है। अब आगे चलो, आप कक्षा 6 में वर्मी कंपोस्टिंग के बारे में पढ़ा है। क्या पढ़ा है, वर्मी कंपोस्टिंग का अर्थ होता है केंचुआ द्वारा जो कम खाद बनाया जाता है। किसके द्वारा, केंचुआ। आपने पढ़ा होगा किसान का मित्र क्या होता है, किसान का मित्र कौन होता है, केंचुआ। अब इस केंचुए के द्वारा क्या बनाया जाता है, वर्मी कंपोस्ट। अब वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए क्या किया जाता है, एक गड्ढा खोद दिया जाता है, उसमें कुछ मतलब घास फूस डाल दी जाती है, गोबर डाल दी जाती है, मिट्टी डाल दी जाती है, और उसके साथ केंचुए डाल दी जाते हैं। क्या डाल दिए जाते हैं, केंचुए डाल दी जाते हैं। और इस केंचुए द्वारा क्या होता है, इस मतलब कचरे जो हमने गोबर डाली, मिट्टी डाली, उसको क्या करते हैं, वो सड़ाने का कार्य करते हैं। और जब ज्यादा देर रहेगा केंचुआ उसके अंदर तो सड़ जाएगी, तो वो क्या हो जाएगा, कार्बनिक पदार्थ में बदल जाएगा, और वही कार्बनिक पदार्थ हम वापस सुखा के खेत में डाल देते हैं। ठीक है। और केंचुए द्वारा जो मिट्टी बनाई जाती है वो कहलाती है वर्मी कल्चर, एक विज्ञान की शाखा होती है। ठीक है, उसमें जिसे गोल कर्मी भी कहते हैं। ठीक है, खाद तैयार करने उसे पढ़ चुके हैं, यानी कि खाद कैसे तैयार किया जाता है इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। अब आता है क्रियाकलाप 1.2। क्या आता है, क्रियाकलाप 1.2, जिसमें कह रहा है मूंग तथा चने के बीज लेकर इन्हें अंकुरित कीजिए। क्या करेंगे, मूंग तथा चने के बीज लेकर इसको पानी में डालेंगे। किसमें डालेंगे, पानी में डालेंगे, और उसको क्या कर देंगे, अंकुरित होने के लिए छोड़ देंगे। अब भाई पानी के देखो, आप मिट्टी के मिट्टी का बर्तन होता है या कोई भी सभी बर्तन ले लो, उसके अंदर आप क्या डाल दो, मूंग और चने के बीज डाल के 1-2 दिन के लिए छोड़ दो, तो वो बीज क्या होंगे, पानी प्राप्त करके अंकुरित होंगे। वहां से क्या निकलेगी, छोटी छोटी कलिकाएं निकलने लगी। किससे, बीज से। ठीक है। अब इनमें से एक ही आकार वाले 3 नवोद्भिद यानी कि नए जो बीज है उसको छांट लीजिए। अब 3 गिलास अथवा ऐसे पात्र लीजिए, इन पर ABC निशान लगाइए, यानी 3 गिलास लेनी है जिस पर ABC लिख देना है। गिलास ए में थोड़ी सी मिट्टी लेकर इसमें थोड़ी सी गोबर की खाद मिलेगी, यानी कि गिलास ए में थोड़ी मिट्टी और थोड़ा क्या लेंगे, गोबर लेंगे। ठीक है। और गिलास बी में समान मात्रा में मिट्टी लेकर उसमें थोड़ा सा यूरिया मिला लेंगे, यानी कि थोड़ा एक में यूरिया। और गिलास सी में कुछ मिट्टी लीजिए बिना कुछ मिलाए। अब इनमें पानी की समान मात्रा डालकर सुरक्षित स्थान पर रख दीजिए और प्रतिदिन पानी देते रहिए। अब क्या करना है, हमें 3 गिलासें लेनी है, तीनों के अंदर क्या लेनी है, एक में लेनी है मिट्टी, दूसरे में भी मिट्टी, तीसरे में भी मिट्टी। ठीक है। अब एक में डालना है आपको जैविक खाद और एक में डालना है यूरिया, और एक में कुछ नहीं डालना है। अब तीनों को बराबर रूप से आप पाते रहो, मतलब उसके अंदर पानी डालते रहो, तो आप देखोगे कि ए और बी जो है वो आपके ज्यादा विकसित होगी, और सी है वो क्या हो जाएगी, कमजोर हो जाएगी। क्योंकि सी वाले के पास जैविक खाद नहीं मिला, यूरिया नहीं मिला, तो ये क्या हो गया, पौधा कम विकसित होगा। अब देखो, गिलास बी में समान मात्रा में लेकर इसमें थोड़ा सा यूरिया मिला दिया, सी में भी मिट्टी मिला दी। ठीक है, कुछ मिले। अब इनमें पानी की समान मात्रा डालकर सुरक्षित स्थान पर रख दीजिए और प्रतिदिन पानी दे दिया। अब देखो 7 से 10 दिन बाद उनकी वृद्धि को नोट कीजिए। अब हमें क्या करनी है, वृद्धि को नोट करनी। ये देखो इन्होंने प्रैक्टिकल किया था, 3 गिलासें ली है, 1 2 ये ए वाली मान ली, ये बी वाली मान ली, ये सी वाली। अब ए वाली में यूरिया, दूसरे में खाद और तीसरे में कुछ नहीं डाला। अब इसमें बीज डाल के अंकुरित किया हुआ बीज डाल दो। अब देखो यहाँ पे जो पौधा बनेगा वो धीरे धीरे क्या, देखो ये वाला, ये देखो ए वाले में पौधे ज्यादा विकसित है, बी वाले में थोड़े ज्यादा है, और सी वाले में क्या है, बिल्कुल छोटे पौधे हैं या बोने पौधे हैं। अब ये ऐसा किस कारण होता है आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ए और बी में क्या है, थोड़ी बहुत खाद की मात्रा आई थी। एक में खाद और DAP यूरिया आया था, और जो सी है इसमें कुछ नहीं डाला, यानी कि सी वाले को केवल बीज और मिट्टी के साथ उगाया, तो यहाँ पे देखो पौधे कम विकसित हुए। ये देखो इसमें कितने बड़े बड़े पौधे हो गए, ज्यादा हो गए, इसमें कम हो गए थोड़े, और इसमें तो बिल्कुल ही कम और छोटे बोने रह गए। किस कारण, क्योंकि इसको बराबर रूप से पोषक तत्व तो नहीं मिल पाया। ठीक है, इस कारण ये पौधा क्या हो गया, छोटा रह गया। ठीक है। अब देखो, क्या तीनों गिलासों के पौधों में वृद्धि की गति एक समान होती है, किस गिलास में पौधे की वृद्धि बेहतर है, किस गिलास में पौधे की वृद्धि सबसे अधिक है। अब हमें क्या करना है, परीक्षण करना है कि कौन सी गिलास में ज्यादा पौधे उगे और किस में कम उगे और किस में कम क्यों उगे, ऐसा क्वेश्चन है। तो उर्वरक रासायनिक पदार्थ हैं जो विशेष पोषकों द्वारा समान वर्ध समृद्ध होते हैं, वे खाद से कैसे भिन्न होते हैं।
उर्वरक का उत्पादन फैक्ट्रियों में किया जाता है। उर्वरक के कुछ उदाहरण है, अब देखो उर्वरक यानी जो रासायनिक उर्वरक होते हैं वो हमेशा फैक्ट्रियों में बनते हैं, और जो जैविक खाद होते हैं वो अपने घर पे ही बनाया जाता है। वर्मी कंपोस्ट, जैसे वर्मी कंपोस्ट हो गया, गोबर का खाद हो गया, नींगनी खाद हो गया, जैसे बकरियों का जो होता है ना, बकरी और जो भेड़ होती है, इनके अपशिष्ट को एकत्रित करके मतलब जो पालने वाले होते हैं फिर इनको बड़ी जो किसान लोग होते हैं उनसे खरीद कर लाते हैं, तो बड़ी दाम पे खरीदते हैं क्योंकि इनके अंदर जो पोषक तत्व होते हैं वो ज्यादा होते हैं। तो अब देखो उर्वरक कौन कौन से होते हैं, एक तो यूरिया होता है, एक होता है अमोनियम सल्फेट होता है, सुपर फॉस्फेट होता है, पोटास होता है, अब एक होता है नाइट्रोजन, पोटास, फॉस्फोरस और पोटेशियम वाला एनपीके, यानी कि एक ऐसा खाद होता है जिसमें क्या होता है, नाइट्रोजन होता है, फॉस्फोरस होता है, पोटेशियम, एनपीके लिखा होता है। एन का मतलब नाइट्रोजन, पी का मतलब फॉस्फोरस और के का मतलब पोटेशियम होता है। ठीक है, इनके उपयोग से किसानों को गेहूं, धान तथा मक्का जैसी फसलों की अच्छी उपज प्राप्त करने की सहायता मिलती है। परंतु उर्वरकों के अतिरिक्त उपयोग से मिट्टी की उर्वरता में कमी आई है, ये जल प्रदूषण को भी स्रोत बन गए हैं। अतः मिट्टी की उर्वरता बनाए रखने के लिए हमें उर्वरकों के स्थान पर जैविक खाद का उपयोग करना चाहिए, अथवा दो फसलों के बीच में खेत को कुछ समय के लिए कुछ उगाए जो है ना छोड़ देना चाहिए। यानी कि ये चीज कहना चाहता है कि हमें हमेशा मतलब गेहूं के, धान की जब खेत उगाते, कोई भी फसल उगाते हैं, एक दो फसल उगाते हैं, उसके बाद खाद डालते रहना चाहिए, और कुछ 10 या 12 साल खेती होने के बाद आपको क्या कर देना चाहिए, जमीन को 1-2 साल के पड़े रहने दिया जाए। क्या रहने दिया, पड़ा रहने दिया जाए, जिससे कि क्या मिट्टी के अंदर जो पोषक तत्व है उनकी वापस क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। ठीक है, और जिसके कारण क्या होती है, आगे की जो फसल हम उगाएंगे वो क्या होगी, ज्यादा पैदावार होगी। खाद के उपयोग से मिट्टी में गठन, जल अवशोषण क्षमता में वृद्धि होती है। इससे मिट्टी में भी सभी पोषकों की क्या होती है, प्रतिपूर्ति हो जाती है। यानी कि जब खाद भी डालोगे तो क्या होगा, इसके अंदर पोषक तत्वों की वृद्धि होगी। मिट्टी में पोषकों की प्रतिपूर्ति का अन्य तरीका फसल चक्रण है। ये एक फसल के बाद खेत में दूसरे किस्म की फसल एकांतर क्रम में लगाकर भी किया जा सकता है। एकांतर क्रम में क्या अर्थ होता है, एक फसल उगाने के बाद वहां पे दूसरी बार जब कोई फसल उगाएंगे तो वो सेम फसल ना उगाएंगे। यानी कि यहाँ पे समझो, अब देखो मेरे पास ये खेत है, इसको मैंने 4 भागों में छोटे छोटे बांट दिए। यहाँ पे मैंने क्या किया, इस साल कपास की खेती की, क्या की, कपास की। ठीक है, अब मैं अगली साल क्या करूंगा, कपास की खेती यहाँ पे ना करके क्या करूंगा, यहाँ दूसरी बार यहाँ करूंगा। ठीक है, अब जब दूसरी बार मैंने यहाँ कर ली तो अगली बार जब वापस खेती करूंगा तो यहाँ कर लूंगा। ठीक है, अब तीसरी बार यहाँ पे होगी और चौथी बार जब करूंगा तो वापस यहाँ करूंगा। ऐसे करके मैं जब है एक जगह से दूसरी जगह, यानी कि इसी खेत के अंदर जगह चेंज करता रहूंगा, और जो वापस बारी आएगी वो कितनी आएगी, 3 साल बाद आएगी, यानी कि चौथे साल वापस यहाँ पे आएगा। जब वापस ये चीजें कैसे घूम के आते तो पोषक तत्वों की क्या होती है, पूर्ति बराबर होती रहती है। अगर मैं एक ही साल यहाँ पे उगा दिया, दूसरी साल यहाँ, तीसरी साल, तो ऐसे करता रहूंगा तो फसलों की जो उत्पादन की जो क्षमता होती है वो क्या हो जाएगी, धीरे धीरे कम हो जाएगी। ठीक है, ये एक फसल के बाद खेत में दूसरी किस्म को फसल एकांतर क्रम में उगाकर किया जा सकता है। पहले उत्तर भारत में किसान फलीदार चारा एक ऋतु में उगाते तथा गेहूं दूसरी ऋतु में। इसमें मिट्टी में नाइट्रोजन का पुनः चरण होता रहता है। किसानों को इस पद्धति को अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता था। अब देखो उत्तर की जो भारत के देश है, भारत के राज्य हैं, वहां पे क्या उगाए जाते थे कि मतलब यहाँ पे एक जगह गेहूं उगा दिया तो दूसरी बार उसकी बाद में क्या उगा दिया जाता था, उसकी जगह कोई फलीदार पादप उगा दिए जाते थे, जिससे कि नाइट्रोजन की जो मात्रा होती है वो बराबर बनी रहे। पिछली कक्षाओं में आपने राइजोबियम बैक्टीरिया के विषय में पढ़ा, तो मैं आपको पहले भी बताया था कि जड़ों के अंदर एक राइजोबियम बैक्टीरिया पाया जाता है जो क्या करता है, नाइट्रोजन का उत्सर्जन करता है। ठीक है, ये फलीदार लेग्यूमिनेसी पौधों की जड़ों की ग्रंथिकाओं में पाए जाते हैं और वायुमंडलीय नाइट्रोजन का क्या करते हैं, स्थिरीकरण करते हैं। क्या करते हैं, नाइट्रोजन का फिक्सेशन करते हैं। यानी कि नाइट्रोजन को पौधों को प्राप्त कराने के लिए किसकी जरूरत होती है, इस कोष्ठक को ध्यान से पढ़ना, किसकी जरूरत होती है, जड़ों के अंदर पाए जाने वाले राइजोबियम बैक्टीरिया। अब ये राइजोबियम बैक्टीरिया क्या करती है, किन के पादप की जड़ों में होती है, फलीदार यानी कि लेग्यूमिनेसी कुल के पौधों में। यानी कि आपके मटर हो गया, मूंगफली हो गया, जितने भी फलीदार पादप है उनकी जड़ों में क्या पाई जाती है, राइजोबियम बैक्टीरिया पाया जाता है। अब ये राइजोबियम बैक्टीरिया क्या करते हैं, वायुमंडल से क्या लेता है, नाइट्रोजन को लेता है। किसको लेता है, N2 को, नाइट्रोजन को लेता है। अब इस नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदलने का कार्य कौन करती है, राइजोबियम बैक्टीरिया करता है। अब ये राइजोबियम बैक्टीरिया होता है जो नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदलकर क्या करता है, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है, यानी कि फिक्सेशन करता है, जिसके कारण जो पौधे होते हैं वो सीधे नाइट्रोजन का ना लेकर किसको लेते हैं, नाइट्रेट को लेते हैं। ये होती है नाइट्रोजन स्थिरीकरण की प्रक्रिया। आज की जो हमारी क्लास है वो यहीं पे समाप्त करते हैं। इसके बाद जो है ये सारणी है
उर्वरक एवं खाद में अंतर क्या होता है, इसको हम आगे कल से पढ़ेंगे। आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं और आप साथ में नोट्स बनाते रहना, या कुछ जो आपके मैंने जो इंपॉर्टेंट चीजें बताई हैं उनको साथ में पढ़ते हुए चलना है। थैंक्स माय वॉचिंग क्लास।